प्रधानमंत्री जी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने बोला था देश नहीं बिकने दूंगा। अब बोलता बिक जाए तो बिक जाए, मेरी जान बच जाए। इस कंडीशन में अभी गड्ढेकरी के इसमें मंत्रालय के बारे में वो बोल रहे। ये पैसे का कहीं हिसाब नहीं है, ये पूरा झोल है। ये पैसे कौन खा रहा है, किस तरीके से खा रहा है, इसका हिसाब कहीं नहीं है, इसकी गिनती ढंग से होती नहीं है। और ऐसे इसमें जितना टोल आ रहा है, मतलब ऑफिशियली टोल तो बहुत आ रहा है, मगर जो दिखाया जा रहा है टोल उतना बैच दे रही है। अब NHAI उतना बैच दे रही है जितना टोल कलेक्शन हो रहा है। मतलब हम लूटे भी जा रहे हैं, ऊपर से सरकार को 1 रुपए का मुनाफा नहीं हो रहा है। ये गडकरी जी की आर्थिक नीति है। मोदी जी ने 54,000 करोड़ का लोन 2.5 गुना कर दिया, इन्होंने तो 14 गुना कर दिया सर। 14 गुना लोन, किसको बोलते हैं 14 गुना लोन? अब आपको बताता हूं कि गडकरी जी के डिपार्टमेंट पर लोन के लिए पाबंदी लगा दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और PMO ने। अब गडकरी लोन नहीं ले सकते, जितने रास्ते खुदे हुए हैं वो खुदे रहेंगे। या तो फिर दूसरा इन्होंने ये किया है, 1,60,000 करोड़ की सड़कें बेचने का इन्होंने टेंडर कॉल कर लिया। और उसमें नौबत क्या आ गई कि 2022 से 2025 के बीच में बेचना पड़ेगा। उसमें से इन्होंने करीबन 2000 किलोमीटर की सड़कें बेच दी। देश खतरे में आता है, हिंदू खतरे में आता है, राष्ट्रभक्ति खतरे में आती है, धर्म खतरे में आता है, ये सब खतरे में आ जाता है। इस पे सवाल नहीं पूछो। जो जिन्होंने कुकर्म किया है इस पे सवाल मत पूछना। सवाल पूछा कि धर्म खतरा है, राष्ट्र खतरा है, राष्ट्रभक्ति तो हम जानते ही नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी महाराष्ट्र NCP के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और हर मंडे को हमें समय दे देते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम जिन इशूज पर उनसे बात कर रहे हैं वो कई खबरें हैं, बहुत ही अहम है। एक तो अब भारतीय जनता पार्टी की चलाई हुई सरकार उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब विदेशों से लोन नहीं मिल सकता। इसलिए नितिन गडकरी साहब जो सड़कें बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको कहा गया कि अब आपको लोन नहीं मिल सकता और लोन नहीं लिया जा सकता। अब सड़कें बेचने की तैयारी हो गई, सड़कें बेच भी दी गई हैं कुछ। इस पर बात करेंगे। दूसरे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मेरठ में जाकर के एक बड़ा बयान दिया है और मुसलमानों के बारे में बात की है। यह भी कहा है कि ये इनकलाबी शहर है और ये भी कहने की कोशिश की है कि मुसलमानों का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। यानी कमाल की बात यह है, इतने लोग मारे जा चुके मॉब लिंचिंग में, किसी के खिलाफ कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई। अब कर्नाटक इलेक्शन के हारने के बाद अब ये फिर मुसलमान याद आ रहे हैं। आखिर क्या है ये हम समझेंगे। इसके अलावा महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका असर हरियाणा में बहुत ही अजीब किस्म का हुआ है। एक सर्वे आया है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपनी लड़कियों को खेल कूद के लिए नहीं भेजना चाहते। यानी वो एक खतरा महसूस कर रहे हैं कि अगर इतने लंबे आंदोलन के बाद भी जो यौन शोषण का इल्जाम है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट पर, वो अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर अब के बाद भी क्या होगी। इसलिए लोगों ने अपनी लड़कियों को खेल के लिए भेजना बंद कर दिया है या पसंद करना बंद कर दिया है। आने वाले 4 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें बीजेपी कैसे इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो बहुत ही दिल को दहला देने वाले क्राइम्स हो रहे हैं और उन क्राइम्स में कुछ खास तबके के लोग हैं, वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। और कर्नाटक में जो अब सरकार बदली है वहां क्या क्या सुधार हो रहे हैं, सियासी सुधार। अब ये कोशिश ये हो रही है कि जो कुछ बीजेपी ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे कंट्रोवर्शियल,
कुछ लोगों को नाराज करने वाले कम्युनल, उनको शायद वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये असर 2024 के इलेक्शंस पर इसका हो। ये सब इस पर हम बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि नितिन गडकरी जी आपके शहर से हैं, नागपुर से हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, ज्यादा कम्युनल नहीं है, बीजेपी में रहते हुए भी बड़े उन्होंने विकास के काम किए हैं। और अगर इस सरकार में काम गिनवाए जाते हैं तो वो नितिन गडकरी के ही काम गिनवाए जाते हैं कि उन्होंने हाईवे और सड़कें बहुत अच्छी बनवा दी देश में। अब क्या कुछ हो रहा है, कितना कर्ज ले चुके कि कर्ज का रास्ता भी बंद हो रहा है, क्या है कुछ कहानी, उस पर हम पहले बात कर लें, उसके बाद हम कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। देखो, मुझे एक बात बता देता हूँ, गडकरी भ्रष्टाचारी आदमी नहीं है। मैं गडकरी को गड्ढेकरी बोलता हूँ क्योंकि पूरा देश खोद दिया है इन्होंने। आप देश के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, आपको खुदा हुआ ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। इनको किसी पंडित ने कुबेर मंत्र दिया है। कुबेर हमारा जो धन होता है उसका वो अधिपति है, तो ये कुबेर का रात में जाप करते हैं और उससे लक्ष्मी बरसती है उनके पास में, खुद के लिए। क्योंकि कूलर का सप्लाई करते करते गडकरी जी ये कैसे उद्योगपति बन गए, इतने बड़े उद्योगपति कि हजारों करोड़ के उद्योग उनके स्थापित हो गए। वो चमत्कार वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते उसके वो चमत्कार। मगर जो प्रधानमंत्री जी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने बोला था देश नहीं बिकने दूंगा। अब बोलता बिक जाए तो बिक जाए, मेरी जान बच जाए। इस कंडीशन में अभी गडकरी के इसमें मंत्रालय के बारे में वो बोल रहे। उसका कारण है कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने गत 6-7 सालों में 14 गुना कर्ज बढ़ा दिया है। मतलब जो अडानी की कंडीशन है कि असेट भारत सरकार के, कर्जा इन्होंने ले लिया और प्रॉपर्टी अपनी बढ़ा ली, वैसा ही इन्होंने क्या किया, जमीन किसान की या नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी उसको गिरवी रख के कर्जा ले लिया और वो 14 गुना हो गया। मोदी सरकार को मजबूरी में पहना पड़ा, अभी रुक जाइए गडकरी जी, इसके बाद में कोई लोन मत लेना, नहीं तो हम पेमेंट करने के काबिल नहीं होंगे, दिवालिया हो जाएंगे। जगह जगह पर इन्होंने टोल का जो रेट फिक्स किया है, आपको पता है, 5-5, 7-7 हजार रुपए बड़े ट्रॉलर के लिए 5-5, 7-7 हजार का टोल लगता है एक पास होने के लिए। एक बार पास होता है। हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स है वो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें बस और हेवी व्हीकल्स होता है। कोई भी हेवी व्हीकल्स दिन भरे में 3 से 4, मतलब 80% भी रोड पर होंगे तो 3 से 4 वो टोल बूथ क्रॉस करता है। तो एक व्हीकल इनको दिन भरे में 1000 रुपए, 5-7 हजार तो छोड़ दो, 1000 रुपए भी अगर दिया तो कितना पैसा होता है। ये पैसे का कहीं हिसाब नहीं है, ये पूरा झोल है। ये पैसे कौन खा रहा है, किस तरीके से खा रहा है, इसका हिसाब कहीं नहीं है, इसकी गिनती ढंग से होती नहीं है। और ऐसे इसमें जितना टोल आ रहा है, मतलब ऑफिशियली टोल तो बहुत आ रहा है, मगर जो दिखाया जा रहा है टोल, उतना बैच दे रही है। अब NHAI उतना बैच दे रही है जितना टोल कलेक्शन हो रहा है। मतलब हम लूटे भी जा रहे हैं, ऊपर से सरकार को 1 रुपए का मुनाफा नहीं हो रहा है। ये गडकरी जी की आर्थिक नीति है। बहुत सुलझा हुआ चेहरा है, बहुत मुनाफे के व्यवसाय करते हैं, और ये व्यवसाय मुनाफे का जो किया उन्होंने, रोज रास्ते को पैसे कम नहीं पड़ने देंगे वगैरह वगैरह, मैं ही सबसे ज्यादा काम करने वाला आदमी हूँ, ये जो नारे के साथ में और सब पॉलिश चेहरे के साथ में आए थे, तो इन्होंने देश को खड्ड में डाल दिया। मोदी जी ने 54,000 करोड़ का लोन 2.5 गुना कर दिया, इन्होंने तो 14 गुना कर दिया सर। 14 गुना लोन, किसको बोलते 14 गुना लोन? अब आपको बताता हूं कि गडकरी जी के डिपार्टमेंट पर लोन के लिए पाबंदी लगा दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और PMO ने। अब गडकरी लोन नहीं ले सकते, जितने रास्ते खुदे हुए हैं वो खुदे रहेंगे। या तो फिर दूसरा इन्होंने ये किया है, 1,60,000 करोड़ की सड़कें बेचने का इन्होंने टेंडर कॉल कर लिया, और उसमें नौबत ये आ गई कि 2022 से 2025 के बीच में बेचना पड़ेगा। उसमें से इन्होंने करीबन 2000 किलोमीटर की सड़कें बेच दी, उसका सौदा हो गया। उसमें पोजीशन एक्चुअल जो देना है वो पोजीशन दिया है उन्होंने
1987 किलोमीटर का, जो 24 तक पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा। 900 किलोमीटर का पोजीशन इन्होंने अभी तक हैंडओवर कर दिया है 2022 में। ये हालत है। और इन्होंने सारे रास्ते टीओटी, पहले बीओटी सुनते थे ना, अभी इन्होंने गडकरी जी ने नया इजाद किया है टीओटी। तो ये टीओटी पर सारे रास्ते 20 साल के लिए दे देंगे। वो कमाए खाए, टोल कितना भी बढ़ाए, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि उसकी मालकी हो जाएगी। ये बीओटी और टीओटी क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए आम लोगों को समझ में आ जाए। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट होता है ये टीओटी। मतलब वो है जैसा है वैसा ऑपरेट करो और कमाओ। प्लान तो इन्होंने दिया कर्जे लेके। जी 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 जी। अब वो करो, आपको करो। पहले उन्होंने बोला था कि रास्ता दे देते थे, बिल्ड करो, ऑपरेट करो और उसका टैक्स ले लो। अब ये बोलते हैं कि परचेस कर लो, ऑपरेट कर लो, और फिर तुम्हारे जितने साल में पैसे निकल जाएंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद में हमको वापस दे देना, रास्ता नहीं बचेगा। वो मेरे ख्याल से इतने दिन के बाद तो रास्ता नहीं रहता है। जैसे लोन ले लिया, घर का फर्नीचर बिक गया, देश नहीं बिकने दूंगा। लोन ले लिया, घर की गाड़ियां बिक गई, कार वैसी खड़ी है, इंजन बिक गया, चक्के बिक गए, गियर बिक गया, सब कुछ बिक गया, मैं कार नहीं बिकने दूंगा। ये जो जुमले है ना, ये जुमलों पर देश कितने दिन चला सकते हैं और कैसे चलेगा, इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे कर्मठ मंत्री है उनका, जिसका चेहरा ये दिखाते हैं, जिसके बारे में कि इतने किलोमीटर रास्ते हम रोज बनाते हैं, कांग्रेस इतना बना रही थी, कांग्रेस उतना बना रही थी, ये सारे जो फंडे चलते थे, उसका परिणाम अभी सामने आ गया है। 90 साल में बिक गया। हाँ, यानी वो देश बिकने का इंतजाम पूरा कर दिया। यानी 10 साल में शायद उन्होंने पूरा एक प्लान बना रखा था शायद, जिसमें ये वो उन्होंने काम किया है और अपने लोगों को बना बना करके बेच रहे हैं। बड़ा लंबा कारोबार। अब 20 साल को जिसको भी देंगे अपने चाहने वाले को, तो वो कमीशन तो 20 साल तक देगा ना, पार्टी को पैसे देगा, क्या होगा वो? सर ये देश 100 साल पीछे ले गए ये लोग, हर एक चीज। आप बताओ मुझे कि आर्थिक फ्रंट पर इन लोगों ने आम जनता को क्या दिया? ये बहुत विकास की बातें करते हैं, बहुत डेवलपमेंट की बातें करते हैं, कर्जे के सिवाय हमारे ऊपर कुछ नहीं है। इन्होंने पुरानी गाड़ी तो जबरदस्ती बिकवा दिया है ये गडकरी ने। 15 साल के ऊपर नहीं चलेगी, 10 साल के ऊपर नहीं चलेगी, ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी, वैसी गाड़ी। नई गाड़ी दिलवा दिया। अभी रास्ते पर गाड़ी दौड़ाना है तो दे दो टैक्स। दिन भरे में आपके 2-2 हजार रुपए टोल टैक्स चला जाता है अगर बाहर सफर करो तो, ठीक है। और कॉमन आदमी के लिए क्या दिया? 85 करोड़ लोगों के लिए क्या दिया? 5 किलो अनाज, मुफ्त का अनाज, बेगारी, मनरेगा, बेरोजगारी, भूखमरी, है ना। कॉमन आदमी के लिए इनके पास में ये योजना है। और इस पर सवाल नहीं उठाना है किसी को। हमको ये नहीं पूछना है कि मेरी जमीन का क्या होगा, मेरे हक का क्या होगा, मकान का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, ये नहीं पूछना है। क्योंकि देश बड़ा है या तुम्हारा रोजगार बड़ा है, तुम्हारी भूख बड़ी है या राष्ट्र भक्ति बड़ी है, राष्ट्र बचाना है, मंदिर बचाना है, भगवान को बचाना है, या तुमको ये कोई छोटी छोटी चीजों में तुम्हें ये रहना है। आपको पता है महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। 2014 से लेके अब तक महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, टैक्स भी 3 गुना बढ़ गए। अब बात को समझो, गंभीरता से देश गुजर रहा है। नौकरियां करीबन समाप्त हो गई है और कर्जा हमारे ऊपर 2.5 से 3 गुना बढ़ गया है। जी जी जी। यानी वो जो आ रहे हैं आंकड़े जो आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी जी से पहले के जितने प्रधानमंत्री थे, शायद तकरीबन 14 प्रधानमंत्री, उन्होंने जितना कर्ज लिया था उससे 3 गुना इन्होंने 9 साल में ले लिया है। तो ये अजीब हालत देश की यहां तक पहुंचा दी। अच्छा, अब इसमें आप सवाल मत पूछो। इसमें सवाल पूछोगे तो फिर धर्म खतरे में आता है, देश खतरे में आता है, हिंदू खतरे में आता है, राष्ट्र भक्ति खतरे में आती है, धर्म खतरे में आता है, ये सब खतरे में आ जाता है। इस पे सवाल नहीं पूछो। जो जिन्होंने कुकर्म किए इस पे सवाल मत पूछना। सवाल पूछा कि धर्म खतरा है, राष्ट्र खतरा है, राष्ट्र भक्ति तो हम जानते ही नहीं। ये 60 रुपए पेंशन लेने वाले राष्ट्रभक्ति हमको सिखाएंगे।
और हर जगह मुसलमान आपका दुश्मन जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, ये भी तो बार बार कहने की हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, मुसलमान अच्छा। सबसे बड़ा खतरा है, मगर राजनाथ सिंह बोलते कोई माई का लाल मुसलमानों को चिमटे से नहीं छू सकता। हाँ, ये चिमटे की बात कहां से आई? ये कहां से, मतलब ये चिमटे को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, कैसे समझ रहे हैं, क्या समझे? वो नींबू जो रखते हैं ना राफेल के सामने हम, वैसे ही हाँ, चिमटा। जी 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 जी। सही है, अच्छा अच्छा, कनेक्शन वैसे वही है। अच्छा, क्या इन्होंने राजनाथ सिंह को, क्या पूरे देश में अब तक मुसलमानों के साथ कहां कहां मॉब लिंचिंग की हुई है? अकेले किसी तन्हा आदमी को भीड़ इकट्ठा करके मार लेती है, जान से मार देती है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जो मरता है उसी के फैमिली के खिलाफ कुछ मुकदमे हो जाते हैं। तो नहीं, क्या उसके फ्रीज के हो जाए, उसका हाँ फ्रीज ढूंढने लग जाते हैं हम हाँ, तो इतने इतने यानी ये इतने चालाक लोग हैं कि उसके फ्रीज ढूंढने लग जाते। लाश का पोस्टमार्टम छोड़ देते, किसने मारा वो छोड़ देते, फ्रीज में गौ मांस था या बकरे का मांस था या चिकन था मटन था वो ढूंढते हम। वो बात तो अलग ही है सर। ये एक बार आपको पता होगा कि मुलायम सिंह ने बोल दिया था, वो तो अक्खड़ आदमी थे पहलवान, उन्होंने बोल दिया था बच्चे गलती हो गई होंगी, हाँ उनको मुल्ला मुलायम सिंह से लेके सारे उन्होंने उपाधि दे दिया था। अब ये हाँ। बोल रहे हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती है इसलिए 6,000 पत्थरबाजों पर लगे केस वापस लिए कश्मीर से। हम्म। अब क्या बोलना चाहिए? जी जी जी। नहीं नहीं, इसमें इसमें नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? क्या मुसलमानों की सपोर्ट चाहिए आने वाले इलेक्शंस में, या मुसलमानों में भ्रम पैदा करना है? अच्छा, सीएए एनआरसी का जिक्र उन्होंने कर दिया मेरठ में, वो जो दबा हुआ जो जो कानून था, क्या उसे फिर से लाने की कोशिश है, या उससे डराने की कोशिश है कि हम ये भी कर सकते हैं आपके साथ? आपको बता दूं, नेशनल लॉ कमीशन के 5 चिंटुओं ने, चिंटू इसलिए बोल रहा हूं कि सारे के सारे ब्राह्मण हैं, हम्म। तो क्या उन्होंने तो क्या समान सारे नागरिक ब्राह्मण कानून चिंटू, तो क्या समान नागरिक कानून। क्या सारे ब्राह्मण चिंटू होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो नफरत फैलाते हो तो चिंटू होते ही है। मैं हाँ पूरे ब्राह्मणों को नहीं बोलता, कई ब्राह्मण तो बेचारे इतने गरीब है हाँ। कि वो कुछ नहीं करते, मगर ये संघ जो पैदा करता है वो चिंटू है। सही सही। तो क्या वो क्या कर्नाटक का मैं बताऊंगा कि क्या क्या किया है चिंटुओं ने और उसका के ऊपर कैसे कांग्रेस उसको कैसा निर्मूलन कर रही है, वो मैं कर्नाटक की बात अब जो पूछोगे तो बताऊंगा। जी 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 मगर जी। ये जो नफरती लोग बैठे हुए हैं, सिलेबस में इसको हटा दो, सिलेबस में उसको डलवा दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, राम मंदिर का कभी बता दो, कभी कृष्ण मंदिर का, कृष्ण मंदिर के लिए मैं जूते नहीं पहनूंगा। एक शर्मा हाँ जी बोल रहे हैं कि जब तक वहां मस्जिद नहीं मंदिर नहीं बनता मस्जिद तोड़ के मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। कोई कुछ कहीं कुछ, ये सब जो है ये नफरती है। मैं अच्छा किसी अच्छा। जाति को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाति विशेष को मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मगर ज्यादातर है वो। जी 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 जी, तो बिल्कुल। मैं क्या कर सकता हूँ? आपने देखा होगा वो जो डीआरडीओ के जो बेचा था सीक्रेट, वो कौन था? उसी जाति का था। ये हम्म। भोपाल में जो पकड़ा गया उसी जाति का था। हमारे मिलिट्री सीक्रेट बेचते हुए अभी 2-4-5 केसेस हुए, उसी जाति के थे। देशभक्त राष्ट्रभक्त परिवार और उस संगठन के लोग थे। हाँ हाँ। हम क्या बोलेंगे उनको? अच्छा नफरती नहीं अच्छा बोलेंगे? अच्छा अच्छा, एक चीज और जो सामने आ रही है वो ये कि ये जो नफरत पढ़ाई गई, नफरत समझाई गई लोगों को, नई नस्ल के नौजवानों को, अब वो नफरत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अपने घरों तक में भी उस तरह के बिल्कुल अमानवीय तरीके से, और कैसे कैसे लोगों के मर्डर और उस किस्म के केसेस आ रहे हैं, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता? कई कई जगहों से इस तरह की खबरें, आप कुछ बताना इस सिलसिले में बताएंगे? हाँ, वो सिलसिला तो बहुत बड़ा है, मगर आपको एक बात बता देता हूँ हाँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप छोड़ देते हो, आप माफ कर देते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो। मैं बोलता हूँ भैया, नफरत करने लग जाऊंगा, आज दूसरे से कर रहा हूँ, कल परिवार से करने लग जाऊंगा, परसों मुझसे खुद से करने लग जाऊंगा, तो जी, नफरत तो मुझ तक लौट के आएगी ना। बिल्कुल प्रेम करूंगा तो सबसे प्रेम करने लग जाऊंगा, सब बिल्कुल। पे विश्वास करने लग जाऊंगा। अविश्वास करूंगा तो मैं खुद पे ही अविश्वास हो जाएगा, फिर कल मैं क्या करूंगा? ये देखो, वो आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा था, बहुत बुरा किया था, बेशक। बहुत बुरा किया था, हम्म। घिनौना अपराध था। मगर एक मनोज शाह ने
ये भी नफरती है। इसने अपने पत्नी को सरस्वती वैद्य को 100 टुकड़े में बांटा, मांस और हड्डियां अलग हो जाए इसलिए उसको कुकर में गलाया, और उसके बाद में उसको प्रिय जो कुत्ते थे, सरस्वती वैद्य को जो प्रिय कुत्ते थे, वो कुत्तों को खिला दिया। मगर इसकी चर्चा आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा क्या? कहीं नजर नहीं आता साहब, कहाँ 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 नजर आता है? एक लड़की आरोपी रिम्पल जैन है, जैन, ये भी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं आजकल। सारे पैसे लेके भागने वाले यही लोग हैं देश के, और यहाँ ज्ञान बांटने वाले यही लोग हैं, अमित शाह जी के लोग हैं। ये भी नफरती के बहुत नजदीक पास ही है, इनसे भी कोई ये नहीं है। इसने माँ को मार दिया, उसके 5 टुकड़े किए और 40 बोतल एयर फ्रेशनर से अपने घर की बदबू मिटाने का प्रयास किया। कहानी बता रही है कि छत से गिर के गिरी, छत से गिर के मरी, ये हुआ वो हुआ। दूसरा एक है गोरखपुर का किस्सा। उसने मधुकर मुरली गुप्ता 62 साल के व्यक्ति को उसके बेटे ने, प्रिंस कुमार गुप्ता उर्फ संतोष ने, टुकड़े टुकड़े में बांट के कूट के सिलबट्टे से मार दिया, क्योंकि वो उसके गाड़ी के ईएमआई भरने से मना कर रहा था। नफरत जब लौट के आती है ना तो समझ में नहीं आता कहां तक आ गई है और क्या हुआ हाल, ये समझ में नहीं आता। जैसे जर्मन की नस्ल की सर्वोच्चता बताए रहे थे, वैसे हमारे देश में हिंदुत्व का गौरव बताया जा रहा है। जैसे वहां जू के दुकानों पर क्रॉस मारे जा रहे थे, उत्तराखंड में कई दुकानों पर क्रॉस मारने का काम चल रहा है, कई दुकानों पर क्रॉस मारने का काम चल रहा है। एक लड़के ने वहां प्रिंस नाम रखा है, प्रिंस का वो दुकान है, वहां 20 साल से दुकान चलाते उसके परिवार का। उसने किसी हिंदू लड़के से शादी कर लिया, लड़की से, तो उसका जो हाल उन लोग कर रहे हैं वो उसको पता नहीं है क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि सरकार भी इनकी है और हत्यारे भी इनके ही है। मगर सवाल ये है कि ये क्या सियासत है? ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इसको सियासत बोलोगे, इसको लोकतंत्र बोलोगे? भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र G20 का सदस्य हो गया, हम दुनिया को सिखाते लोकतंत्र की भाषा और वगैरह वगैरह वगैरह, क्या क्या किया। आपको पता है 1 साल पहले, इलेक्शन के पहले साल में ये G20 का नाटक पूरे देश में कर सके, इसलिए हमारे टर्म से, हमारा जब टर्म था उस वक्त मोदी जी ने किसी दूसरे देश को दिलवा दिया, उसमें पैसा खर्चा किया, ऐसा सुनता हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरे देश को दिलवा दिया और बराबर इलेक्शन वाले पीरियड में 1 साल का तमाशा खड़ा करने के लिए पूरे देश में सरकारी पैसे से मोदी का प्रचार और बीजेपी का प्रचार करने के लिए ये अपने पास में लाया। ये कोई उपलब्धि है? G20 की सदस्यता जितनी लोगों के पास में, टर्म बाय टर्म छोटे से छोटा देश भी अध्यक्ष बनता है। मोदी ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए, मगर उसका प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में इन्होंने सारी दुनिया जीत ली है। जैसे कारे और गोरे अरब में भी होता था और अमेरिका में भी होता था, नस्ल भेद होता था, रंग भेद होता था, हमारे यहाँ उसी तरीके से भेद पैदा करने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, अगर वो इंसानियत छोड़ दे, जो अपनी बीवी को कत्ल कर सके, अपनी माँ को कत्ल कर सके, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है और ये समाज में कहीं ना कहीं खराबी है। और वो खराबी वही है जो नफरत फैलाने का इंतजाम किया गया है, उसका असर परकुलेट हो रहा है नीचे की तरफ समाज में, और ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, ये हरियाणा में पूरा समाज का मानसिकता अस्थिर कर दिया, 100 साल पीछे कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं बोलता हूं, मैं मजाक के तौर पे नहीं बोलता हूं। सारा समाज असुरक्षित हो गया, फील कर रहा है कि असुरक्षित हो गए, और असुरक्षित समाज आक्रामक हो जाता है। ये जानबूझकर समाज को आक्रामक किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, और ये सरकारी तौर पर आरएसएस का जो डिजाइन है वो डिजाइन लागू कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में गुस्सा भर दिया जाए, लोग एक दूसरे से लड़ें मरें कुछ भी करें, हम जो कुछ खराबी कर रहे हैं, जो लूट कर रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो ना जाए। अच्छा, हरियाणा से जो एक सर्वे आ रहा है कि माता पिताओं ने अपनी बच्चियों को खेलने में जाने से रोकने की बात की है या नहीं भेजना चाहते, वो उसकी थोड़ी सी डिटेल बताइए, क्या कुछ है? क्या हो गया है कि एक फॉरेन एजेंसी है, वो फॉरेन एजेंसी ने ये यानी
पूछने का प्रयास किया है कि जिस प्रदेश से ज्यादा लड़कियां या लड़के खेलते हैं उसमें ये लड़कियों का जो उपोषण चल रहा है, धरना चल रहा है, वो धरने का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड की जो रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको मैंने वार्निंग दी है। तो वो वार्निंग कहां तक सच है कैसी है, इसलिए एक इंटरनेशनल एजेंसी ने सर्वे किया। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि 68% माता पिता ने अब हम अपने बच्चियों को, लड़कियों को किसी स्पर्धा में भेजने के इच्छुक नहीं है, ये अपना अभिप्राय दिया। अब अगर ये हालत होगी तो अभी अभी तो ओलंपिक मेडल हमको मिलने लग गए थे, अभी अभी तो आए थे, नहीं तो सारे जाते थे और खाली हाथ वापस आते थे। खाली मैनेजरों का खर्चा और वो जो ये होते थे स्पोर्ट्समैन जो होते थे उनको घुमा के लाते थे, होटल का जितना बिल होता था उसमें सुबह के नाश्ते पर दिन उनका निकल जाता था। ये हालत थी हमारे देश की सारे स्पोर्ट्स की, क्रिकेट को छोड़ के। वो अभी दिन सुधरने जा रहे थे, अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन आ रहे थे। ये पूरा करके इन्होंने हमारा सारा का सारा गेम और महिला सुरक्षा की भावना 100 साल पीछे ढकेल दिए। यानी एक आदमी को बचाने के लिए जिससे कुछ लोकसभा की सीटें जीतने का लालच है, ये कहा जाता है। नहीं 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 नहीं, वो लड़कियों ने प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया उसमें। बात समझ लो। क्या उन्होंने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को 1.5 साल पहले बता दिया था कि हमारे साथ ऐसा हरकत हो रही है। अब अगर उस पे केस होती है, वो अरेस्ट होता है, तो प्रधानमंत्री भी उसमें आएंगे लपेटे में कि तुमको पता था, क्योंकि पास्को की केस है, वो नाबालिग का अत्याचार की केस है। वो जिसके पता होता है, जिसको पता हो जाए इस बारे में और वो अगर इन्फॉर्म नहीं करे पुलिस को, तो वो भी दोषी होता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। एक आदमी का मामला नहीं रहा, पूरी की पूरी बीजेपी की चरित्र, चिंतन, चाल और चेहरा, ये सारा का सारा दूषित करने का मामला हो गया है। इसमें प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं। वो तो कभी भी चढ़ा देते हैं। इस एंगल से बात बहरहाल पहली बार आई है, मैं समझता हूं। मैंने भी इस तरह से नहीं सुना था अभी तक, समझा था। अब प्रधानमंत्री जी खुद इस केस में, मैं चाहिए तो कॉपी भिजवा देता हूं, आपको कॉपी भेज देता हूं। बिल्कुल, यानी कॉपी में यानी उसमें ये है, लिखा हुआ है कि हमने ये बात 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी को बताया था। प्रधानमंत्री जी को पता होते हुए 2 साल पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई एफआईआर नहीं कराई। ये बहुत ही खतरनाक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ ये आरोप जा रहा है। अच्छा, अब मैं आखिर में आना चाहता हूं, पास्को कानून में जिसने वो देखा, जिसको ये पता है, जिसको ये भनक लगी, वो अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है या पुलिस में अपना बयान दर्ज नहीं करता है तो वो भी दोषी माना जाएगा। ये पास्को कानून में लिखा हुआ है। बात समझो कितनी सीरियस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा। इतनी मुलाकातें सब कुछ हो गई। अब वो अनुराग ठाकुर ने एक वादा कर लिया, उससे पहले अमित शाह जी ने मुलाकात कर ली, लेकिन कहीं कोई बात उसमें हल होती हुई नजर नहीं आ रही। अभी आने वाले वादों का क्या, वादे हैं, वादों का क्या, और वो भी ऊपर से बीजेपी के वादे हैं। जी जी जी। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं कर्नाटक में जो सुधार हो रहा है, क्या कुछ सुधार हो रहा है, क्या खबरें हैं वहां से? क्या वाकई बुनियादी तौर पर वो जो खराबियां कर चुके, जो गलत रास्ते पर ले जा चुके, वाकई उसमें वापसी के इम्कान है, पॉसिबिलिटी है? क्या कुछ हो रहा है वहां पे? नहीं, पॉसिबिलिटी तो हमारे देश में देखो सब कुछ है। हमारे देश में जो कुछ हुआ उसको हम रिफॉर्म करते रहे, इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति जिंदा है ना। पॉसिबिलिटी की कोई कमी नहीं है, मगर इनको हटाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये 10 साल में 100 साल पीछे ले गए और 150 साल पीछे ले जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम मुगलों के काल में जितना था तो अच्छा था। वो मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि 27% एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, औरंगजेब के काल में भी हमारी हिस्सेदारी थी वर्ल्ड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। देखिए औरंगजेब वाला मामला ना उठाइए, मुसलमान उठा देते हैं कहीं तो उनको घेर लिया जाता है। नाम अविनाश काकड़े है। जी जी जी। मेरा कोई अहमद भाई नहीं है। हाँ, तो इसलिए अविनाश काकड़े बचा रहेगा, अहमद फंसेगा। सीधी बात। अहमद ना बोले ना कुछ भी, हम है ना बोलने के लिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो हमको बोलने दीजिए। ये जो मामला है सच्चाई है,
सांप्रदायिक हिंसा के मामले में कर्नाटक दक्षिण में बदनाम हो गया। कर्नाटक के मामले से सांप्रदायिक हिंसा और दक्षिण में पूरा का पूरा बदनाम हो गई है बीजेपी। मैंने पिछले वक्त भी बताया था कि बीजेपी को अब दक्षिण में घुसने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसमें अब क्या हो गया, मैंगलोर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट था, आपने सुना होगा, मैंगलोर की बच्चियों का जो हिजाब और तेजाब और तलाक और ये सब, इसमें बवाल हो रहा था। व्यापारी पैसे दे रहे थे, गुंडे पाले जा रहे थे वो हिजाबी के आंदोलन के लिए। झगड़ा था हिंदू मुसलमान के इसमें, क्योंकि इंपोर्ट होने वाला सामान ज्यादा मुसलमानों की तरफ आ रहा था, हिंदू व्यापारियों की तरफ नहीं आ रहा था। ये व्यापार का झगड़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का झगड़ा, मसाले का झगड़ा, फिश का झगड़ा, ये धर्म के ऊपर हो गया। और इसके लिए पैसे सारे हिंदू व्यापारियों ने वहां के सप्लाई किए। और वहां प्रमोद मोतालिक जैसे और बाकी जितने थे वो सारे गुंडे, मैं तो गुंडे बोलता हूँ, ये सब गुंडे पाले गए और धर्म का नाम लेके इन्होंने गुंडाई किए। अब पुलिस में, मंगलोर पुलिस ने एंटी कम्युनल विंग, सांप्रदायिकता रोकने के लिए विंग स्थापन किया। एक एक जिले में ये विंग तैयार कर रही है। कांग्रेस ने, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि सांप्रदायिकता के विरोध में जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं उनके विरोध में सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो मुसलमानों के मॉरल पुलिसिंग वाले हो, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे और किसी धर्म के हो, मॉरल पुलिसिंग करने का किसी को अधिकार नहीं होगा। इसलिए एंटी कम्युनल विंग की स्थापना की है। इन्होंने गौरक्षा दल, नमाजी, हिजाबी, ये सब पे परेशानी करने वाले पर कार्रवाई करने के लिए इनको पूरे अधिकार दे दिए। दो धर्म के बच्चे एक साथ जा रहे हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं जा रही है, विधर्मी एक साथ बैठ के खाना पीना कर रहे हैं। इसके ऊपर में जो मॉरल पुलिसिंग होती थी, किसके साथ जा रहा है, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लिया और पूछ लिए कौन सी धर्म की है, कौन सी जाति की है, किसी भी लड़के को पूछ लिया, उनको पीट दिया। इसके विरोध में उन्होंने सारा का सारा मामला सख्त करने के लिए ये एक एंटी कम्युनल विंग की स्थापना की है। उसके बाद में इन्होंने केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को सिलेबस में डाला था। उन्होंने बता दिया पुस्तक किताबें तो इस साल के लिए हम नहीं छाप सकते, मगर इस पे कोई सवाल उठाया नहीं जाएगा, प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में। शिक्षकों को इसको पढ़ाने से मना कर दिया है। आरएसएस और बजरंग दल पर बैन की कार्रवाई होगी, उसकी प्रोसीजर उन्होंने शुरू कर दी है। आरएसएस के लोग जिस यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कंपनियां, सरकारी ट्रस्ट, सरकारी डायरेक्ट नियुक्तियों से हुए हैं, उनको निष्कासित करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। ये जो है, ये प्रियंक जो है, मतलब इनके बेटे खड़गे जी के, तो उन्होंने ये सारा का सारा प्रेस में बताया है। आरएसएस के जिन संस्थाओं को सरकारी जमीन बांटी गई है, हजारों एकड़ जमीन इनको बांट दिया है, सब जगह बांट रहे हैं, जहां जहां सरकारें आती है ऐसी बांट देते हैं। तो उन्होंने अगर इलीगल जमीन दिया होगा, अगर कानूनन कार्रवाई पूरी नहीं की होगी, तो बांटने वालों पर, लेने वालों पर एफआईआर दर्ज होंगे। 19-20 अगर मिलता है तो, और 19-20 नहीं मिलता है तो वो जांच होगी पूरी और उसकी रिफंड की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जमीन का यूटिलिटी बताना पड़ेगा, सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा, क्यों लिया, कैसे लिया, किसकी जमीन है, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 108 एम्बुलेंस वाली संस्था, एक ही संस्था को पूरे स्टेट का जो ठेका दे दिया 108 का एम्बुलेंस, 108 नंबर पर और एम्बुलेंस आ जाएगी, वो ठेका कैंसिल हो गया। पूरे स्टेट के डायलिसिस सेंटर एक ही कंपनी को दिए थे, जो आरएसएस रन बाय आरएसएस है, उसको रद्द कर दिया है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट, हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन में अलग अलग लोगों को स्ट्रीट लाइट का ठेका देते थे, वहां स्टेट का पूरा ठेका एक ही स्ट्रीट लाइट कंपनी को दे दिया, जो पूरे स्टेट के लाइट बदल डालो। एक ही ऐड आती थी ना, पूरे घर के लाइट बदल डालो, तो इन्होंने पूरी कंपनी एक ही कंपनी को दे दिया पूरा। जी। तो वो कंपनी का भी उन्होंने, अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में, मुझे याद आ रहा है, बीजेपी ने भी हर जिले के लेवल पर अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिस बनाए हैं। क्या कर्नाटक में भी ऐसा है? चूंकि शुरुआत दिल्ली से हुई थी और बताया जाता है कि तकरीबन हर जिले में बीजेपी के बड़े अच्छे लेविश किस्म के ऑफिस भी बने हैं, और जहां जहां उनकी सरकार रही है वहां तो है, तो कर्नाटक में भी जरूर होगा ऐसा। ये नोटबंदी के बाद में जो नोट बदल के दिए है, उसका कमीशन कहाँ गया? ये ऑफिसेस बने, इनके सारे लोग करोड़पति हो गए, सारे लोग।
एक जी। कानून ये बना रहे हैं कि सरकार के गलतियां बताने वाला, सरकार को विरोध करने वाला देशद्रोही होगा। हम्म, अगर जी, सरकार की गलतियां बनाने वाला देशद्रोही होगा तो अविनाश काकड़े देशद्रोह करने के लिए तैयार है। मुझे जी, कोई जी, आपत्ति नहीं सर। सही सही सही। नहीं, वैसे भी वैसे ही देखिए, देखिए वैसे भी पागल खानदान के लोग हैं। हम जो वैसे ही पागल संविधान खानदान के लोग हैं, मरे जो हैं। जिस संविधान के तहत देश चल रहा है अब तक, उस संविधान में सरकार की गलतियों को टोकने का अधिकार है। आम लोगों को भी है और मीडिया को भी है। ये अलग बात है कि मीडिया अपनी रीढ़ की हड्डी खो दे और कुछ लोगों के हाथ में चला जाए। नहीं तो मीडिया का काम यही होता था कि ये बताएं कि कहां आप गलती कहां कर रहे हो और उसे ठीक करने की जरूरत है। अगर गलती सर बताने मीडिया वाले, हर वक्त बिका रहा। मीडिया हर वक्त बिका रहा। अंग्रेजों के वक्त अंग्रेजों के साथ में, कांग्रेस के वक्त कांग्रेस के साथ में, मीसा के वक्त एक गोयनका था, बाकी के सब बिके हुए रहते हैं। मेन लाइन मीडिया जो रहता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये ऐसा ही होता है। इसीलिए छोटे मीडिया वाले, आप जैसे सोशल मीडिया वाले, अभी सोशल मीडिया जब से आ गया, आप ही लोग सच्चाई उठा सकते हैं। इनसे कोई अपेक्षा मत रखना, क्योंकि उनको अपना एम्पायर बचाने की ज्यादा फिक्र होती है सच्चाई बताने से ज्यादा। उसके बिल्कुल। बाद का है कि कूड़ा उठाने वाली, जिसमें माहिर है हमारे गडकरी जी। हम्म, वो जो बताते ना, कूड़े से हमने खाद बना दिया, कचरे से हमने ऐसा कर दिया, गटर के पानी का वैसा कर दिया, उसको प्योर पानी बना दिया, वगैरह वगैरह, जो फोकनाट देते रहते। फोकनाट हमारी मराठी में, विदर्भ की भाषा में बोलते फोकनाट, जो हाँ 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 हाँ, वो कूड़ा उठाने वाली एक ही कंपनी पूरे शहर को दे दिया था, उसकी भी सेवा समाप्त कर दी है। शांति व्यवस्था को भंग करने वाले सब, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हिजाब के खिलाफ प्रतिबंध हटेगा। विभाजनशील गतिविधि पर कार्रवाई होगी। हिजाब विवाद के कारण 18,000 बच्चियां स्कूल से वंचित हो गई है। ऐसे नियमों को इजाजत नहीं दी जाएगी, मगर सतर्क रहना पड़ेगा। मोदी जी ने जो सीबीआई का चीफ बनाया है, उसने ये नफरती चिंटू वहां पैदा किया था, वहां अफसर रहते हुए। उसको अब बिल्कुल। सीबीआई चीफ बना दिया, तो सीबीआई इसके ऊपर क्या करेगी? दिल्ली प्रशासन इसके ऊपर क्या करेगा? हमारे तड़ीपार जी शाह क्या करेंगे? इसके ऊपर ये जरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कांग्रेस ने तो जोर से बढ़ने का तैयार कर लिया है, खाका तैयार कर लिया है, क्योंकि विरोधी पार्टियों को अच्छा एक्शन लेना अच्छा पड़ेगा अच्छा सामने अच्छा आते मैं हैं तो। मैं बिल्कुल आखिरी सवाल कर रहा हूं। वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो चुका है। मुझे बहुत ही ब्रीफ जवाब चाहिए। वो ये कि क्या कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बाकायदा बजरंग दल के खत्म होने वाली बात जो कही गई थी और उसके बाद ये उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, तो क्या अब कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दौर खत्म हो गया? नहीं, देखो मैं एक बात बता देता हूँ। हिंदू का मतलब होता है सर्वसमावेशक। हिंदू होगा तो कट्टर नहीं, कट्टर है वो हिंदू नहीं। वो हिंदुत्ववादी जरूर हो सकता है, हिंदू नहीं हो सकता, हम्म है ना? हमारा देश हमारा देश एक्सेप्टिव रहा है। सारे धर्मों के विचार, सारे पंथों के विचार, सारे लोगों के विचार हमने एक्सेप्ट किए। इसलिए यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, सारी सभ्यताएं मिट गई, माया सभ्यता मिट गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, मगर वो नदी के इसमें जो घास रहती है वो नहीं होती, क्योंकि वो झुक जाती है। तो हमारी सभ्यता लोचीली है, हमारी सभ्यता एक्सेप्ट करने वाली है। तो ये हमारा कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, हिंदू होगा तो सॉफ्ट ही होगा सर। तो हमको 33 करोड़ भगवान में 2 4 10 और बढ़ जाए, 2 4 10 दरगे बढ़ जाए, पीर बढ़ जाए, और कोई बढ़ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होती, कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं है। हम इस तरीके से नहीं करते। हम सर्वभूति परमेश्वर मानते हैं, इसका मतलब हमको मस्जिद में भी परमेश्वर दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुद्वारे में भी परमेश्वर दिखाई देता है। कोई हिंदू दूसरे हिंदू को ये नहीं बोलेगा कभी कि तू दरगे में गया था, मस्जिद में गया था, गुरुद्वारे में गया था, अब तू हिंदू नहीं बचा, हाँ, बस ये नहीं सही। बोलेगा। अन्य धर्मों में ये होता है, उसका हाँ, प्रसाद नहीं खाना, इसका प्रसाद नहीं खाना, उसको टीका नहीं लगने देना, उसकी टोपी नहीं पहनना, उसका ये नहीं पहनना, उसका वो नहीं करना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर। जी जी भगवान जी को गाली देना भी हमारी इसमें भक्ति पकड़ते हैं। जी नवविधा जी भक्ति में एक भक्ति है, भगवान को गाली देना, प्रताड़ित करना, उसका अपमान करना, ये भी भक्ति का प्रकार है। जी 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 जी, ये बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं, ये इंफॉर्मेशन। बहरहाल अब हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए और आगे हम नहीं बढ़ सकते। अगले हफ्ते फिर हम
आपको आपसे बताया बात था करेंगे। मैंने कि हर स्टेट वाइज मेरे पास हर स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन है कि कौन से स्टेट में ये कैसे कैसे नफरत पैदा कर रहे हैं, जिले वाइज खाका क्या है, गांव वाइज खाका क्या है, तहसील वाइज खाका क्या कर रहे हैं, राज्य वाइज क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल है। जब आप समय दोगे उस वक्त अगली बार बात करेंगे बीजेपी के जो इलेक्शन के गुर हैं जिस पर वो काम करना चाह रहे हैं, उस पर हम अगली बार बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। बुला लेते हो, आपने फिक्स समय हमारा करके रखा है, हम कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं। ये आपका शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।